सीटेट क्लास का जो है तो हिंदी सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो है तो 4-5 तारीख को हुआ था ये पेपर। तो इसमें देखिए सबसे पहले हिंदी में क्या करना होता है कि उर्दू हो जाए या हिंदी या फिर इंग्लिश क्यों ना हो, आपने उसको एक पैसेज को माइंड में पढ़ लेना है, मतलब जितना आ सकता है आपको, कि कुछ टर्म्स बिठा लेना है। तो वहां पर आपको पता होता है कि कहाँ पर वो पॉइंट आपने पढ़ा था, कौन सी लाइन में था। तो अभी हम क्या कर लेंगे कि ये पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते से कि कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। मतलब जो अच्छे काम, सच के रास्ते के काम होते हैं, उससे व्यक्ति क्या होता है, महान बनता है। कृत्य के बारे में कृति के बारे में कहावत है कि जैसे बोगे वैसा काटोगे। कहते भी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कि जो काम करेगा, कर्म करेगा, तो उसी हिसाब से उसको फल मिलेगा। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को, मतलब जैसे कि धार्मिक किताबें जो है, धार्मिक किताबों में कुरान भी हो जाए या फिर कोई भी चीज, तो कोई भी धर्म बुरे काम को डायरेक्टली इजाजत नहीं देता। उसमें भी कहा गया है गीता में कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है। काम का, कर्म का, उसके उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं, कि अच्छे काम कर लो, आपको उसका फल बराबर से मिल जाएगा। तो गीता के अनुसार क्या है कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। मतलब क्या है कि दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने के बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार, कि अपने अच्छाई और अपने कामों के साथ भले ही अधूरा जिए लेकिन अपूर्ण जिए, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या ना करे, कर मतलब हर्ष वगैरह ना करके अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। तो ये जैसे कि आपने पैसेज पढ़ लिया तो अब आपके लिए आसान हो जाता है कि उसके आंसर देना। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है। गणेश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है, कि मतलब अक्कासी किसकी की गई है, ऐसा उर्दू के हिसाब से चित्रण। तो कौन सा, हाँ बोल सकते हैं आप। कर्म प्रधान है। ऑनलाइन वालों को ऑफ इसलिए रख लिया गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आते साथ ही वॉइस उनका मतलब अनम्यूट होता है, तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है। तो गणेश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। तो कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, जाति प्रधान या राजनीति प्रधान। तो अभी आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ से अनम्यूट कर देते हैं। तो अब जो है तो आप अनम्यूट करके बोल सकेंगे, तो आप जवाब दे सकते हो। कर्म प्रधान। कौन सा है? सेकंड। सेकेंड, तो कर्म प्रधान सबका। तो अभी हम इसको आंसर की से फाइनल जो इसकी आंसर की आती है उसके हिसाब से भी क्रॉस चेक करते रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये हिंदी का है, 5 तारीख का पेपर। और हम देखते हैं इससे आंसर की भी चेक हो जाएंगी। तो ये सेकंड बिल्कुल सही जवाब, कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मठता, कर्मठता ये शब्द क्या है। कर्मठता ऐसा विशेषण है, विशेष्य है, ये संज्ञा है, ये क्रिया है। तो संज्ञा मतलब नाउन, नाम, क्रिया वर्ब होता है, विशेषण एडजेक्टिव वगैरह इस तरह। तो कर्मठता क्या है शब्द।
निष्ठा निष्ठा जैसा तो कम था, ऐसा जल्दी से पढ़ने वाला शब्द है। ये शब्द क्या है? अब नाम तो है नहीं, वो संज्ञा, क्रिया भी नहीं है। ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकेंगे अभी। तो देखते हैं आपका कौन सा था जवाब। उसका है थर्ड। थर्ड वाला है संज्ञा, क्यों आ गया नाम के तौर पर? ऑप्शन नंबर 3। मतलब फर्स्ट वाला क्या है, विशेषण। तो विशेषण मतलब क्या होता है एक हिसाब से? एडजेक्टिव, क्वालिटी वगैरह। तो क्वालिटी, खासियत। हाँ, जैसा निश्चित, निश्चित होना, ये एक उसमें आ जाता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट तो ये मतलब डायरेक्टली संज्ञा में आ रहा है। और इसमें कैसा होता है, कभी कभार के आंसर की भी आगे चल के थोड़ा चेंज हो जाती है, तो वो भी देखते रहना होता है। तो अभी ये संज्ञा में आ रहा है, मतलब उसका नाम, क्योंकि वो काम नहीं है, मतलब कोई काम जैसा कर्म करना एक काम हो जाता है। जैसे कि उसको अगर उर्दू में कहा जाए, जो उर्दू मीडियम के, फेल। फेल मतलब क्या है? जैसे कि काम हो गया, कोई भी चीज करना। तो कार्य, फेल क्रिया जो हो जाएगा तो ये काम में आ जाएगा। उसकी एक मिसाल कैसे ले लेंगे, काम करने में जो आता है मिसाल, जैसे कि स्टडी हो गई। तो लेकिन स्टडी, इल्म, तालीमी मकसद से जो आ जाएगा स्टडी करना। तो स्टडी करना क्या हो जाएगा, काम। लेकिन स्टडी जो अपने हिसाब से रहेगा नाउन के तौर पर, जैसे स्टडी बुक वगैरह, तो एक नाम के हिसाब से तो वो संज्ञा इस हिसाब से लिया जा रहा है। तो काम में नहीं आ रहा, तो इस हिसाब से नाउन। और आगे भी हम इसमें देखेंगे, इसमें समझ में आ जाता है कि आंसर की के हिसाब से वो सही जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। तो यहाँ पर किस्मत को देखिए अंडरलाइन किया गया है। और उसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, मतलब मुनासिब कौन सा जवाब हो सकता है किस्मत की जगह? भाग्यवान होना, भाग्य, भाग्यहीन। हीन मतलब ये लेस करने में आ जाएगा। और भाग्यशाली, जैसे शक्तिशाली, शक्तिहीन, शक्ति ऐसे भी आता है। तो हीन मतलब लेस, निकलने से रिलेटेड। तो क्या किस्मत को भाग्य कह दिया जाएगा सिर्फ? तो ऑप्शन 2। टू। तो इसको हम चेक करते हैं 93 का। इसका टू बिल्कुल सही है। तो मतलब वो किस हिसाब से हो रहा है, किस्मत। तो भाग्य मतलब किस्मत, ये भी इसका मतलब है किस्मत। अब भाग्यवान मतलब किस्मत वाला, भाग्यहीन बदकिस्मत। और भाग्यशाली जैसा प्रभावशाली, शक्तिशाली, भाग्यशाली मतलब अच्छी किस्मत वाला, बहुत ज्यादा। तो भाग्य ये बराबर से। नेक्स्ट है, यहाँ जैसे बोओगे वैसे काटोगे से क्या तात्पर्य निकलता है, मतलब उसका मतलब क्या है? जैसे बीज बोते हैं वैसी फसल होती है, क्या बीजों के बारे में कहा गया? जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, कि बीज जो बोओगे फल वो पाओगे उसके लिए। ये जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम, नतीजा, नताइज मिलेंगे। ये जैसे कर्म होंगे वैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी अच्छा करो तो बुरा मिलेगा, बुरा करो तो अच्छा। थर्ड। थर्ड। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में है नेक्स्ट 95, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो मतलब अपोजिट उन्नति का। उन्नति मतलब क्या होता है, कोई चीज की उन्नति, प्रगति। प्रगति मतलब अच्छी चीज में, पॉजिटिव में आता है उन्नति, तरक्की वगैरह ऐसा टाइप में। तो अवनति, पतन, अधोगति, संगति। संगत तो रिलेशन से ऐसे आ रहा है। तो उसका अपोजिट क्या निकलेगा विलोम? उन्नति। उसके मतलब भी मायने मालूम होने चाहिए। कभी कभार ऐसा लगता है कि आ गया तो मतलब से मतलब निगेटिव। हाँ, हाँ, तो ग्रामर की वजह से या फिर इसके जो वोकेबलरी नहीं होती, तो उस वजह से भी।
राइट। तो इसमें कोई अगर ऑनलाइन से जवाब देना चाहे तो ऑनलाइन से बोलिए। पतन मतलब फॉल, गिरना हो जाता है, और आयु अधोगति मतलब डाउनफॉल हो जाता है जो भी गिरने में। मतलब अगर उसको बोला जाए तो नाजिल होने से मतलब अवनति का, पतन पतन मतलब गिरने से हो जाएगा, और ये मुस्तकिल मिजाजी को कहेंगे, संगति, संगति को। हाँ, संगत जैसे होता है वैसे। तो कुछ चीजों का ही समझ में आ रहा है। और डाउनफॉल इसको कह सकते हैं, अधोगति को, और ये गिरना, ये दोनों का मतलब ऐसे गिरने से रिलेटेड। तो यानी तरक्की जैसे उन्नति हमने देखे थे, तो वो तो ऊंचाई मतलब ऐसा वो आ जा रहा है ना कि तरक्की याफ्ता होना या फिर बढ़ना आगे। तो ये दो का तो गिरना हो रहा है, और ये मुस्तकिल मिजाजी हो रहा है। तो हो सकता है कि ज्यादातर ये हो जाए संगति। तो हम देख लेते हैं उसका फिर भी। उसका फर्स्ट आ रहा है अवनति। अब अवनति का मतलब एग्जैक्ट क्या निकलेगा तो वो देखना है। क्योंकि ये क्यों नहीं, और संगति क्योंकि मुस्तकिल था, मुस्तकिल मतलब कॉन्स्टेंट, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर। और ये दो गिरने में आ रहा है, और उन्नति मतलब प्रोग्रेस, तरक्की होना। तो ये दो गिरना ना लेकर अवनति क्यों लिया गया, क्योंकि वो उन्नति का अपोजिट, जैसा विलोम शब्द जब हम पढ़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रात दिन, तो जो उसका पर्टिकुलर वर्ड रहता है, जैसा उर्दू में कैसा पढ़ते हैं सुबह का, शाम ऐसे, और कभी कभार उसको फंसी उर्दू में दे देता है। तो सेम एग्जैक्ट वर्ड मैच होता है, तो वैसी उन्नति का अवनति वो अ, उसके विलोम शब्द की जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें ये चीजें आ जाएंगी वोकेबलरी बेसिस। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। प्रकाशित करने से क्या मुराद हो जाएगा यहाँ पर, अपने अंतर्मन को। अंतर्मन को इसका मतलब कैसे बोल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा इसका। यानी कि आप बोल सकते हैं नफ्स को, मतलब अपने नफ्स को कैसे काबू में किया जा सकता है, अंतर्मन को प्रकाशित किया जा सकता है। या ऐसे आ जाएगा अंतर्मन मतलब बातिन हो जाएगा एक हिसाब से एक्चुअली। बातिन मतलब ऐसा बोलते नहीं है कि जैसे ऊपर से दिखते वैसे अंदर नहीं है, या फिर जैसे सीरत है तो सीरत जैसे बोलते हैं, सूरत है सीरत। तो बातिन अंतर्मन, बातिन अंदरूनी बातिन। और उसको किस तरह से प्रकाशित किया जा सकता है, तो प्रकाशित करना यानी रोशन कर देना मतलब। तो अपने कर्मों की चिंता करके कि कर्म, जैसे कि अगर गलती हो गई तो उसके लिए बहुत फिक्र कर रहे हैं, या अच्छा हो गया, कर्म तो दोनों में भी हो जाएंगे, तो क्या उसकी चिंता करके या कर्म की शक्ति को पहचान कर कि उसकी शक्ति क्या है, या फिर सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर कि हर एक के लिए पॉजिटिव विचार, अच्छा सोचो। सामने वाले ने पैर भी देकर चला गया तो अरे इसने गलती से दिया हो सकता है, जानबूझकर नहीं। ये सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके, अब प्रतिस्पर्धा मतलब मुकाबला, जो आ रहा है उससे लड़ भिड़ लो। ऑप्शन थर्ड। हाँ, तो थर्ड ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, तो इसको देखते हैं। तो बिल्कुल सही, थर्ड सवाल ये इसका जवाब है, इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट है 97। व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, कि अहमियत का कौन सा इसमें हामिल है, कि महान कैसे बनता है, भाग्य की वजह से कि अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो बना, नहीं तो नहीं, या उसके कार्यों की वजह से नाम बड़ा था इसलिए, या उसके जोर और बल की बुनियाद पर। तो बहुत आसान, कि कार्य की फर्स्ट। वजह से। भाग्य तो मतलब किस्मत हो जा रहा है ना। व्यक्ति महान कैसे बनेगा, कर्म करके, जैसे कि गद्यांश में भी दिया हुआ था। तो ये बिल्कुल सेकंड इसका सही जवाब है। अच्छे कामों की बुनियाद पर वो महान बनेगा। उसके बाद है गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य क्या है। जैसे कि अभी टीटी के फॉर्म में थम अनिवार्य था, जरूरी। तो क्या गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन, अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाव। और भाग्य परिवर्तन क्या, किस्मत बदलने, क्या जरूरी है, लाजमी है। कर्म के प्रति निष्ठा, अब निष्ठा मतलब क्या हो जाएगा,
सफलता के बारे में सोचना, पहले ये देख लेते हैं दूसरे कि सफलता यानी सक्सेस के बारे में सोचो, या फिर भाग्य के अनुसार जीना, जैसा किस्मत मिली आज, मतलब ऐसा था कि किस्मत में जो था आज वो समझ कर जीना हर मर्तबा, किस्मत ये सब दोष देकर। धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना, कि रिलीजियस बुक्स को पढ़ना भाग्य परिवर्तन के लिए, कि मतलब बहुत यानी कोई भी रिलीजियस का है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, अगर वो सोचता है कि मुस्लिम है मैं सिर्फ कुरान पढ़ लूंगा तो मेरी किस्मत बिल्कुल चमक जाए, सिर्फ मतलब धर्म की किताब को पढ़ लेना यानी अमल नहीं हो रहा फिर, तो उस वजह से निगेटिव इसलिए जा रहे हैं। अनिवार्य क्या है? कर्म के प्रति निष्ठा। अब निष्ठा का मतलब क्या हो जाता है? ऑप्शन टू। सफलता के बारे में सोचना। देखते हैं कंफ्यूज। तो निष्ठा मतलब हाँ लगन। हाँ, तो काम में लगन। ऑप्शन वन। वन। तो कभी कभार ऐसा होता है, देखिए अभी 2 से 1 पे क्यों आई, क्योंकि इसका समझ में नहीं आता निष्ठा मतलब कुछ तो भी नहीं में होगा, नहीं मतलब ऐसा दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उस वजह से ऐसा लगता है कि ये नहीं हो रहा तो गलत हो जाता है एग्जाम। तो लगन, काम में लगन, तो उसका फर्स्ट सही जवाब है। उसके बाद है नेक्स्ट 99। दूसरों के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य है? मतलब दूसरों के जीवन के साथ जीने से, सुख दुख में साथ रहना किसी के, या किसी को अकेला ना छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, या पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना। मतलब क्या निकल रहा है इसका? उन्होंने कहा था कि इससे तो अच्छा ये है कि अकेले अपने कर्म के बुनियाद पर जिया जाए, ऐसा गदाइश में। तो दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या मतलब निकल रहा है? सुख दुख में तो कर्म आ रहा है, अकेला ना छोड़ना, ये तो कॉमन है, कैसे कंफ्यूज करना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना, कि पूरी तरह से बेहतर जीवन जीना अपनी लाइफ स्टाइल, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट या फोर्थ और कोई? तो 99 का देखते हैं, इसका है थर्ड। दूसरों पर निर्भर होकर यानी दूसरों पर डिपेंड होकर, कि अपने काम यानी मेहनत लगन नहीं कर रहा है, दूसरों पर डिपेंड हो गया कि मेरी किस्मत मेरे नसीब में होगा कमाना, तो सामने वाला देगा और रोटी आ जाएगी, और नहीं तो मतलब हाँ। नहीं, ये ऊपर जो अपने गदाइश पढ़े थे उसमें बताया था कि इससे तो बेहतर है, मतलब उसको निगेटिव बताया था। ये देखिए यहाँ पर है कि किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है, तो किसी पर डिपेंड होकर जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए, कि भले ही अपूर्ण जियो, कि अधूरी चीजें रह जाएंगी कुछ, लेकिन अपने कर्म और लगन, जैसा दूसरे से सवाल था ऊपर, उसका भी मतलब ये था कि आपके कर्म के प्रति निष्ठा यानी लगन होना चाहिए, और उसी से हिसाब से कि दूसरों पर निर्भर होकर जीना ये हो जाएगा, तो कर्म के हिसाब से जीना है, उसके गणेश के अनुसार ये जवाब होते हैं। तो एक ही मरतबा मतलब उसको ध्यान में बिठा लेना है पड़ता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज। जो जो भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेते हैं, अब जैसा कि आगे डेट रहेंगी जिसमें सीटेड नहीं भी भरे हैं, या फिर आगे चेंज करने की डेट आती है, तो लैंग्वेज 1 में पैसेज एंड पोएट्री दोनों का ग्रामर होता है, जिसने भी रखा होता है। जो उर्दू रखते हैं तो उनको नज़म और पैसेज आसान जाता है, और जो लोग मतलब उसको सेकेंड पे सिर्फ पैसेज आता है, तो जिसको लग रहा है मतलब आसान सेकंड हो जाएगा और फर्स्ट हार्ड, तो फर्स्ट पे जो भी चीज़ आप रखेंगे, जैसे अगर बहुत सारे सोचते हैं कि हम इंग्लिश पहले पे रख देंगे, तो पोइट्री का ग्रामर और पैसेज दोनों आ जाएगा। अब पोइट्री में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन वो सब आ जाएगा, और इसी तरह से इसमें भी एक आएगा आपको नज़म और एक पैसेज, और पैसेज लिए तो पैसेज पैसेज ऐसे, तो आप जिसमें बेस्ट है तो आप वो देख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो फिर फर्स्ट पे वो रख सकते हैं ऐसे, मतलब फर्स्ट में दोनों आते हैं, नज़म और हाँ कविता पैसेज। हाँ राइट, तो उसको उसमें रख सकते हैं आप। उर्दू तो कोई भी रख लो आप, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ राइट, इस तरह। बाकी भी पैसेज पढ़ते हैं कि कर्मों से बहुत कुछ बदला, ये वाला असल में रिपीट आ गया, तो ये जो ऑनलाइन के जो क्वेश्चन थे तो वो रिपीट रिपीट थे। अब उसके आगे चलते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिए अब पोएट्री आ गई, पहले पैसेज हो गया, अब पोएट्री। अब इसको पढ़ लेते हैं, सही विकल्प का चयन करना है।
ये धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पार की, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर गल कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है मिट्टी के ही अंत स्थल में, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, ये धरती है उस किसान। तो ये कविता थी। अब उसकी बेस पर हमें जवाब देना है। कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? किसान धरती के लिए लड़ता है इसलिए कि किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। अथक, थक मतलब थकना, अथक मतलब बिना थके, परिश्रम यानी कि मेहनत करता है। किसान को मिट्टी की परख होती है कि कौन सी मिट्टी अच्छी है कौन सी खराब, या किसान धरती पर जैसे कि जरखेज मिट्टी कौन सी है और कौन सी नहीं, या फिर किसान धरती पर हल चलाता है इसलिए। तो किसान की धरती क्यों कहा गया? किसान को मिट्टी की परख होती है। परख होती है, परखने के लिए। और कोई जवाब? ठीक है, धरती पर अथक परिश्रम, ज्यादा मेहनत करता है इसलिए। और ये क्यों नहीं होगा, हल चलाता है। हाँ, कॉमन हो गया। तब देखते हैं 100 का। तो उसका है सेकंड, क्योंकि अथक मेहनत परिश्रम करता है तो उसके लिए बोलेगा ना, जैसे कोई दिन रात अगर मेहनत कर रहा है तो सामने वाले बोलेंगे इसका इस पर हक है। ऐसा नहीं कि उसको परख, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जरखेज किसकी, उसको ऐसा नहीं बोलेंगे अपन कि हमारे खेत में आकर देखो मिट्टी जरखेज है या नहीं। उसके लिए नहीं। किसान इसलिए क्योंकि वो अथक, क्योंकि पोइट्री में क्या कहा गया कि तप कर गल कर मर कर, इसका मतलब है अथक, कि कितने भी धूप हो कुछ भी हो वो मेहनत कर रहा है इसलिए उसका जीवन ही खपा रहा है। उसको एक जैसे हिंदी में कह देते हैं तो पूरा जीवन लगा दे रहा है। तो उस हिसाब से उस पे उसका हक इसलिए है। उसके बाद है नेक्स्ट, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। तो इस पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है? अपने हाथों से सिंचाई करना, के सिंचाई जो करता है अपने हाथों से ही करता है वो, या फिर रासायनिक खाद का प्रयोग करना। अब रासायनिक खाद क्या होती है उसको देखेंगे। उसके आगे है कि अत्यधिक परिश्रम करना, कि बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत मेहनत करना, या फिर रासायनिक बीज बोना। अब रासायनिक का मतलब क्या निकलता है? केमिकल वाली चीजें का। केमिकल वाले। हाँ, तो कीमियाई बीज बोना कीमियाई तौर पर बराबर। कीमियाई खाद। तो हाँ, तब इसका क्या हो सकता है 101 का? वो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है कि अत्यधिक परिश्रम करना, जैसे पहले था वैसे ही दूसरे में। नेक्स्ट है, किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? प्रकृति का आनंद लेने में, कि मतलब धरती अच्छी है, हरी भरी है, अच्छा फ्रेश उसको माहौल मिल रहा है तो अच्छी सांस मतलब जी रहा है, उस वजह से आनंद ले रहा है क्या वो प्रकृति का? या फिर मिट्टी के साथ खेलने में, कि जाता है मिट्टी से खेलता रहता है, या मिट्टी की पहचान करने में, या अन्न साग बीज उगाने में? अन्न साग मतलब खाने वगैरह, अनाज वगैरह उगाने में। तो किस में जीवन लगा रहा है? फोर्थ। फोर्थ। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये उसका मेन काम है इसलिए। नेक्स्ट है 103, किसान का जीवन किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, या स्वप्न देखने पर, या खाद बीज के संग्रहण पर? किस पर आधारित है जीवन? फोर्थ। पहले का मतलब है कृषि कार्य मतलब जरिए काम, जिरात वाले। दूसरे का मतलब है कि मिट्टी की महिमा गाने मतलब उसके शान में गाने गाने, गीत गाने, मिट्टी देश की धरती मिट्टी ऐसा। हाँ, और स्वप्न देखने, ख्वाब देखने, खाद और बीज जमा करने पर, संग्रहण करना, जमा करना। फर्स्ट ऑप्शन। कृषि कार्य जरिए कामों में। तो बिल्कुल सही, जिरात करने पर।
कृषि कार्य, हाँ राइट, बराबर। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? लयात्मक मतलब लय वाले, जैसे कि अब ये चल रहे हैं मतलब पोएट्री, कविता, तो इसमें लयात्मक शब्द कौन से आते हैं, ये आ जाते हैं। अपना सपना, तप गल, गल मर, गाता जीता। तो लयात्मक कौन से शब्द का उदाहरण है इसमें? लयात्मक मतलब जो लय में है, लय में जो आएगा। सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट के अपना और सपना सेम दिख रहा है। तो देखते हैं 104 का, इसका ग्रामर हम भी और आगे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब हम इसमें ही समझ लेंगे ग्रामर कि लयात्मक शब्द इसमें किए हुए कि अपना, ना आ गए यहाँ पर आखिर में, और प भी आया, अपना सपना, तो जुड़ रहा है लयात्मक। वो जो रिदम वगैरह होता है, स्टैंजा मिक्स होता है ऐसे, वो वाला राइमिंग टाइप में जो आता है, नहीं रिदम ऐसा कुछ आता है, वो स्टैंजा मैच होता है। और तप और गल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तप तो गप ऐसा होना चाहिए था, प नहीं आया लास्ट में। गल तो यहाँ पर मर, तो यहाँ पर लो आया, यहाँ पर आ रहा है रो। उसके बाद में गाता और जीता, तो जाता आना चाहिए था, गीता जीता ऐसा होता था नहीं। तो उस हिसाब से लयात्मक में हम फिलहाल ये याद रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, कि कौन सा शब्द भिन्न है, अलग, तपना गलना सपना रखना। मुख्तलिफ शब्द। सपना। सपना जैसे। तो 105 का हम देखते हैं, उसका थर्ड, सपना बिल्कुल सही। अलग क्यों हुआ? क्योंकि ख्वाब हो गया, ये रखना फिजिकल एक्टिविटी है, गलना रियलिटी है, सपना भी। तो रियलिटी और जो सपना वाला चीज आ गई थी, उस हिसाब से भी ये भिन्न है। तो अब ये फिर से आता है, तो इसको छोड़ देंगे ऑनलाइन के हिसाब से। उसके बाद अब नेक्स्ट, अब यहाँ से पूरा पेडागोजी। अब पेडागोजी में आपको इसके सवाल जवाब, जो आपने सीटीपी पढ़ा है, तो सीटीपी का भी पेडागोजी से रिलेटेड, और इसकी भी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक पेडागोजी, दोनों भी मिक्स होता है इसमें। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या होता है? मतलब मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, के आपकी जो मादरी जुबान है उस पर मल्टीलिंगुअलिज्म या कसीरुल लिसानियत मादरी जुबान के आधार पर क्या होती है, बेस्ड, मबनी। किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, कि किसी की विद्यालय शिक्षा जो है तो मादरी जुबान में शुरू करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना, या माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी के लिए एक भाषा को रूप में रखना। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना, कि ज्यादा से ज्यादा भाषाएं। सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 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 नंबर 4। फोर। ऑप्शन फोर। तो 106 का हम देखते हैं, उसका फर्स्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी विद्यालय की मातृभाषा में आरंभ करना, हाँ, कि यानी कि अगर स्कूल है तो पहले उनकी जो मातृभाषा है, तो इसमें क्यों हुआ कंफ्यूजन आपको? जिन्होंने जवाब दिया क्यों हुआ, क्योंकि उनको लगा कि ज्यादा से ज्यादा भाषा सीख लो। लेकिन जो बच्चा आया है जैसे संस्कृत सीखकर अलग अलग जगह से, उनकी भाषा को रिस्पेक्ट करना, उनकी भाषा का रिस्पेक्ट करते हुए पहले उनकी जो मातृभाषा है उसमें शुरुआत करना। अब जो उनको अनेक भाषा है तो अब उसमें जोड़ते जाओ जो वहाँ की, तो ये गलती हो जाती है। हाँ, अब ये क्यों नहीं हुआ? दूसरा क्यों नहीं हुआ? किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, बाद में इंग्लिश दे दिया कंपलसरी, राइट। और थर्ड में क्या है कि माध्यम के रूप में मातृभाषा सीखना, के माध्यम के हिसाब से, और इंग्लिश को एक भाषा, तो ये याद रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। वही सवाल है, फिर से रिपीट अलग अंदाज में, कि मातृभाषा पर बेस्ड कल्चरल लिसानियत क्या होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म। वही क्वेश्चन है। हाँ, तो ये मतलब जो ऑनलाइन वाले थे, तो ऑनलाइन में दो दो ऐसे आते थे, तो अभी याद रखना है 6। अब उसके बाद 107, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। तो अब भाषा लिखने के प्रकार होते हैं, एक श्रुत लेखन होता है, और कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप। एक होता है सुंदर लेखन, सुंदर लेख, और एक क्या होता है, सुलेख, सुलेखे, श्रुत लेख और सुंदर लेखन, ये 3 टाइप होते हैं। तो अब इसमें शुद्ध अधिक, लेखन। हाँ, तो अध्यापक का क्या कर रहे हैं, अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख, मतलब इमला नवसी बराबर, तो 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यान पूर्वक कॉन्सेंट्रेट करके सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। तो यहाँ पर अध्यापक श्रवण के साथ किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए, सुनने के साथ? नंबर सेकंड संप्रेषण। संप्रेषणात्मक ऑप्शन नंबर उपागम, सेकंड। संप्रेषणात्मक श्रुतलेख उपागम। फोर्थ क्यों नहीं, उसमें भी श्रुतलेख आया इसलिए। बॉटम अप विधि, मतलब ऊपर से नीचे का मेथड और नीचे से ऊपर का टॉप डाउन अप्रोच ऑप्शन फर्स्ट है सर। उपागम। फर्स्ट क्या, टॉप डाउन, और ऊर्ध्व वर्गात्मक उपागम, इसको बॉटम अप से याद रखना है। हर बार जरूरी नहीं कि आपको ये लिख कर दे दे, तो करके याद रख लेना, बॉटम अप, नीचे से ऊपर का तरीका ऊर्ध्व वर्गामी उपागम, और टॉप डाउन ऊपर से नीचे का शीर्ष पाद उपागम, ऐसे। तो ऑप्शन फर्स्ट। 107 का हम देखते हैं, उसका थर्ड है। थर्ड है सर। हाँ, थर्ड, किस वजह से, नीचे से ऊपर के मेथड में जो आते हैं वो पूरा सर ये दो तो उस वजह से थर्ड बिल्कुल सही हो गया। क्या था कि वो उसको क्या कर रहे हैं, श्रुत लेख चल रहा है, उसके अंदर विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कह रहे हैं और बाद में उनको वाक्यों को लिखने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्रवण के उपागम का उपयोग, बॉटम अप अप्रोच की थ्योरी को वो अपनाना चाह रहे हैं। तो इसको बाद में और फुर्सत से ये देख लेंगे कि पूरा चीज क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 108 वाला, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। कि क्या कर रहे हैं कि एक क्लास है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स है, उनको 10 शब्दों का एक ग्रुप दे देती है। वो ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हुए, और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। प्रत्यय जो होता है आगे लगने वाले शब्द, आखिर आखिर के दो, तो प्रत्यय जोड़ा जा सके ऐसे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, शब्द जाल, थीम, विषयक शब्द संपदा, विन्यास या शब्द समूह, क्या कहा जाएगा? सेकंड। सेकंड सर। थीम, विषयक शब्द संपदा। हम्म। तो हम देखते हैं 108 वाला, उसका है थर्ड, कितने जल्दी जवाब नहीं देना है, विन्यास। अब विन्यास का मतलब क्या होता है, ग्रामर का पार्ट है। अब उसमें कंफ्यूज करने को और रखा गया था, क्या था वो? शब्द समूह। तो इसका मतलब है थर्ड का विन्यास मतलब तरतीब, तरतीब देना। तो कभी कभार ऐसा होता है, पहले से बताया गया कि मालूम ही नहीं था उसका मतलब क्या है, तो दिमाग में आया ही नहीं। तो विन्यास, ये तरतीब देने, क्योंकि यहाँ तरतीब देने के लिए कहा जा रहा है। तो शब्द जाल नहीं था, उसमें फंस नहीं गए वो। शब्द समूह शब्दों का ग्रुप नहीं है, शब्द समूह तो यहाँ दे दिया गया, शब्द ढूंढने समूहों को, शब्द समूह नहीं है। और शब्द ढूंढने हैं, और ढूंढने के लिए जो समानता रखते हैं, फिर नया बनाना है, तो ये क्या हो गया, तरतीब, तो विन्यास। और दूसरा जो था, उसका मतलब ये था कि थीम विषयक, तो शब्द शब्द संपदा, उसका मतलब होता है मौजुआती जखीरे अल्फाज, मौजुआती। तो मौजुआती मतलब थीमेटिक वोकेबलरी, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में। तो सिलेमेटिक प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से जो दिया गया था ये। तो ये था, तो उसलिए उसको थोड़ा सोच कर देना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है
क्वेश्चन, बोली से क्या तात्पर्य है? बोली से क्या तात्पर्य है? मतलब क्या निकलता है बोली से? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, या किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लिखने के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, या किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, या सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो बोली क्या होती है? एक सौ नौ का है फर्स्ट, कि किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक अगर एरिया है, जैसे मिसाल के तौर पर बोलियां बदलती है, ये हमने सुना है कि मतलब बोली, लैंग्वेज एक अलग चीज होगी, लैंग्वेज अलग अलग होगी, लेकिन बोली जैसे अगर यहाँ पर गया रोशन गेट, साइंस कॉलोनी, किराड़पुरा, अलग अलग जगह, तो थोड़ी बोली चेंज दिख सकती है थोड़ी थोड़ी दूर में क्षेत्रों में, और अलग अलग देहातों में तो बोलियां कई किस्म की हो सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर यह है कि बोली जो रहेगी, तो एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता रहती है बोलने की खुसूसियत, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही होती भाषा, या फिर किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता ये भी नहीं रहेंगी कि सिर्फ एक काम है तो कार्य, यानी कि सहकारी, गवर्नमेंट तो सहकारी भाषा वो हिंदी में आ जा रहा है, तो वो भी नहीं कि काम के लिए इस्तेमाल होने, सत्ताधारी लोगों द्वारा। सत्ताधारी मतलब क्या होते हैं? पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल लोगों द्वारा वैसा भी नहीं है। तो जैसे कि अब उर्दू है, उर्दू फंसी उर्दू पढ़ेंगे अलग है, लेकिन बोलने में आप मिक्स कर देंगे सब, बोली अलग है, हैदराबाद में अलग बोली, अलग अलग जगह परवानी की, भीड़ की। तो उस हिसाब से ये बोलियों से तात्पर्य क्षेत्रीय सामूहिक वाचन की विशेषता। और इसमें 45 मिनट्स मिलते हैं जूम मीटिंग के तकरीबन, तो उसको हमें ब्रेक लेना होता है, तो अभी ये खत्म होने 1 मिनट में मीटिंग हो जाएंगी वैसे। ये 110 वाला हम देख लेंगे। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, तो आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। तो आकलन संबंधी इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? वाचन आकलन, कक्षा कक्ष आकलन, संचारात्मक आकलन, या संकल्पनात्मक आकलन। The संकल्पना option number कौन सा? संरच संरचनात्मक आकलन। तो इसको हम देख लेंगे, इसका है थर्ड, संरचनात्मक। संरचनात्मक आकलन बिल्कुल सही जवाब। तो संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल वे में, संरचना वाला। संकल्पनात्मक मतलब क्या? इमेज